Hi, my dear students. How are you? Welcome to the session. I hope you guys are doing well. And I'm sure अब तक जो videos release हुई हैं for English for our OLED preparation, आपने वो सारी videos देख ली हैं. अगर नहीं देखी हैं तो प्लीज़ देख लो, क्योंकि एक बार अगर आपने अपना मोमेंटम लूज कर दिया तो इतनी सारी वीडियोस को एक साथ समझना, देखना और अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, राइट? तो अगर आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा के भी वीडियो को कंप्लीट कर लो, पर बहुत ज़्यादा बैकलॉग एंड में बहुत प्रेशर क्रिएट कर देता है और फिर हम राइटली फोकस नहीं कर पाते, राइट? तो आई एम श्योर यू आर गोइंग टू टेक दिस एडवाइस और आपकी प्रेपरेशन को आप बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ाएंगे। तो आज हम क्या बात करेंगे? आज हम फिल इन द ब्लैंक्स की बात करेंगे। बड़ा कॉमन वैरायटी का क्वेश्चन है जो आपको ओलेट्स यानी कि अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट में देखने को मिलता है। हम बात करेंगे कि क्या स्ट्रैटेजिक अप्रोच रहनी चाहिए, कैसे इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो, क्या आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उन प्रॉब्लम्स को आपको कैसे ओवरकम करना है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहेगा एंड ऑफ कोर्स हम एप्लीकेशन करेंगे ऑफ द कॉन्सेप्ट टू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए, आपको समझ में आ जाए कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, राइट? लेट्स गेट स्टार्टेड। माय नेम इज जूही नरूला। तो जब हम फिल इन द ब्लैंक्स की बात करते हैं तो हम इनको सेंटेंस कंप्लीशन के नाम से भी लेबल करते हैं। पिछली क्लास में हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की अप्रोच को डिस्कस किया था। आई होप आपने वो वीडियो देखा। तो हम इन क्वेश्चंस को कैसे लेबल करते हैं? इन क्वेश्चंस को हम सेंटेंस कंप्लीशन के नाम से भी लेबल करते हैं। हम इनको कहते हैं भाई तुम सेंटेंस कंप्लीशन भी बोल सकते हैं, और ये मल्टीपल टाइप्स में प्रेजेंट हो सकते हैं। यानी कि हो सकता है आपको सिंगल ब्लैंक दे दे, यानी कि सिर्फ एक ब्लैंक आपको दे और आपको कहें कि आप उस ब्लैंक को फिल करिए, राइट? क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाने के लिए दो ब्लैंक्स भी दे सकते हैं, यानी कि डुअल ब्लैंक का सवाल भी आपके सामने दिया जा सकता है। और अगर आपके और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स और क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल को और बढ़ाना है तो कई बार क्वेश्चन में 3 ब्लैंक भी दे दिए जाते हैं। यानी कि कुल मिला के ये टोटली एग्जामिनर की चॉइस है कि वो किस एक्सटेंट तक क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाना चाहता है। अगर तो जो आप ओलेट का एग्जाम दे रहे हैं वो स्पीड बेस्ड टेस्ट है तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी सिंगल ब्लैंक या डुअल ब्लैंक आने की रहती है। पर अगर कहीं वो टेस्ट करता है कि आपकी एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड कितनी है, तो उस केस में फिर वो ट्रिपल ब्लैंक के सवाल देके आपके लिए थिंग्स को थोड़ा चैलेंजिंग बना सकता है, ठीक है? तो आज हम बात करेंगे कि भाई फिर क्या राइट अप्रोच होनी चाहिए। तो अब एक तो हमें समझ में आ गया कि किस तरह से हमें क्वेश्चन दिख सकता है। तो we have to focus on two areas, and what are those two areas? One, we need to नो द वर्ड्स, राइट? तो हमें वोकैबलरी बिल्डिंग तो आना ही चाहिए। मतलब अगर आप वोकैबलरी बिल्डिंग पे ध्यान नहीं दे रहे तो प्लीज थोड़ा सा टाइम देना शुरू करिए। इफ नॉट मोर, दिन के 15 मिनट तो आप वर्ड्स लर्न करने को जरूर दीजिए, राइट? क्योंकि इन क्वेश्चंस में अगर आपको वर्ड्स नहीं आएंगे तो आपको जितना भी अच्छे से सेंटेंस समझ में आ जाए आप फंस जाओगे, और वाइस वर्सा भी हो सकता है कि हो सकता है आपको वर्ड्स आते हो पर आपकी जो सेंटेंस की अंडरस्टैंडिंग है, राइट, वो भी कई बार अगर हमारी वीक होती है या हम जल्दबाजी में सेंटेंस को पकड़ नहीं पाते, तो अगर आपको वर्ड्स आते हैं तो भी आपको दिक्कत आएगी, ठीक है? तो ये दोनों ही जो एस्पेक्ट्स हैं ये क्रूशियल है। वी हैव टू बैलेंस बोथ, वी नीड टू नो द वर्ड्स, वी नीड टू फोकस ऑन सेंटेंस अंडरस्टैंडिंग। इसमें अगर एक एस्पेक्ट भी वीक रह जाता है तो स्टूडेंट्स अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाते या क्वेश्चन में एक्यूरेसी इस्टेब्लिश नहीं होती। तो फिर क्या करें? क्या करिए कि जब तक आपको वोकैबलरी तो आपको एंड तक ही करनी है, मतलब एग्जाम के एक दिन पहले तक भी वोकैबलरी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसी स्किल है जो आप लाइफ में हमेशा सीखते रहते हो। मैं अभी भी सीख रही हूँ। जिनको 10,000 वर्ड्स आते हैं, कोई ऐसा है जिसको 20,000 आते हैं। सो इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस है ना। ऐसा नहीं है कि कोई कहते मेरे को तो सारे के सारे वर्ड्स आते हैं। तो ये तो आप निरंतर कंटिन्यूसली सीखते ही रहोगे, राइट? बट इस प्रॉब्लम में स्टूडेंट्स फंस जाते हैं कि हमें अभी तो वर्ड्स नहीं आते, तो जब वर्ड्स हम अच्छे से सीख लेंगे तब हम इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। ऐसा मत करिए, क्योंकि उस केस में आप बहुत इजीली निग्लेक्ट कर देते हो इस एस्पेक्ट को कि सेंटेंस कॉम्प्रिहेंशन या सेंटेंस की अंडरस्टैंडिंग बहुत ही क्रूशल है, राइट? तो आप क्या करो, अगर आप वर्ड्स में फंस रहे हो तो वर्ड्स को प्रिडिक्ट कर लो और देखो कि जो आपका प्रिडिक्शन है वो आपको गिवन ऑप्शन से कौन से वर्ड से क्लोजली मैच करता है, बाय टेकिंग अ लुक एट द मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्रॉम द डिक्शनरी, राइट? एक बहुत अच्छी ऐप है मेरियम वेबस्टर ऐप, राइट? आप ये ऐप को डाउनलोड कर लो।
राइट, इससे आपको वर्ड का मीनिंग पता चल जाएगा। तो कई बार हम फिजिकल डिक्शनरीज तो खैर वैसे भी थोड़ी सी आउटडेटेड हो गई हैं, बट ये बहुत अच्छी ऐप है। यहाँ पे आपको मल्टीपल, अगर कोई वर्ड मल्टीपल मीनिंग्स भी रिफ्लेक्ट करता है तो आपको सारे के सारे वर्ड्स का मीनिंग मिल जाता है, यूसेज मिल जाती है, प्रोनाउंसिएशन, एवरीथिंग। सो यू गेट टू नो। कई बार कोई वर्ड वो नाउन की तरह भी बिहेव कर रहा होता है, वर्ब की तरह भी बिहेव कर रहा होता है, तो बच्चे फंस जाते हैं। तो अगर आप ये ऐप को एक्सप्लोर करोगे तो फिर आप कहीं फंसोगे नहीं, आपको वो कंप्लीट टोटल अंडरस्टैंडिंग दे देता है एसोसिएटेड वर्ड की, राइट। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि सेंटेंस पे कैसे फोकस करना है, राइट। वोकैबुलरी बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज भी मैं आपको कुछ बता दूंगी जिससे आपका मोमेंटम बना रहे। जैसा मैंने आपको कहा था कि सिंगल ब्लैंक, डुअल ब्लैंक, ट्रिपल ब्लैंक, तीनों तरीके से आपके सामने सवाल रख सकते हैं। इट कैन बी अ सिंगल ब्लैंक क्वेश्चन जहाँ पे एक ही ब्लैंक दें, डुअल या ट्रिपल, बोथ द एस्पेक्ट्स आर इम्पॉर्टेंट। तो वोकैबुलरी बिल्डिंग के लिए एक तो आप रूट वर्ड्स को यूज कर सकते हो, राइट। रूट वर्ड्स यानी कि जैसे हिंदी का ओरिजिन देवनागरी लिपि से हुआ है, सिमिलरली इंग्लिश का ओरिजिन ग्रीक और लैटिन से हुआ है, तो हमने उसकी कुछ रूट्स ले ली और उससे वर्ड्स क्रिएट कर लिए, राइट। जैसे एक सिंपल सा वर्ड लीजिए आप, एंटीपैथी, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास दो रूट्स हैं, एंटी इज अगेंस्ट, राइट, और पैथी या पैथोस इमोशन के लिए है, राइट, इमोशन या सेंटिमेंट के लिए। सो सेंटिमेंट या इमोशन के लिए। सो एंटीपैथी एक नेगेटिव इमोशन हो गया, या अगर मीनिंग डेसिफर करें तो हेटरेड हो गया। अब हम एंटी और पैथी से बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं, जैसे इम्पैथी एक वर्ड है, सिंपैथी एक वर्ड है, राइट, या फिर अपैथी एक वर्ड है। तो इस तरीके से आप रूट्स को कंबाइन करते जाते हो और वर्ड्स बनाते जाते हो, राइट। उसके अलावा एंटी से आप एंटी करप्शन, एंटी टेररिज्म, आई एम श्योर आपने रूट्स देखे हुए होंगे। जैसे बेन एक पॉजिटिव रूट होता है, इसका मतलब गुड होता है, तो बेनोवलेंट एक काइंड हार्टेड पर्सन हो गया, राइट। या फिर अगर हम कहें बेनीफैक्टर, तो जो गुड्स को स्पॉन्सर करता है, या बेनिफिशियरी, बेनेडिक्शन, बहुत सारे। तो कई बार हम रूट देख के समझ जाते हैं कि वर्ड का फ्लेवर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जैसे एक वर्ड देखिए, डिजास्टर, ठीक है। तो डिजास्टर में अगर आप डिस देखोगे तो डिस एक नेगेटिव रूट है, जैसे डिसअपॉइंटमेंट है ना, डिससैटिस्फैक्शन है। जैसे मैं एक तुमको वर्ड लिख के दूं, डिससैटिस्फैक्शन, तो तुम समझ जाओगे कि मैम डिससैटिस्फैक्शन में डिस रूट आ गई, मतलब नेगेटिव मीनिंग होगा, राइट। तो इस तरीके से भी आप वर्ड्स को जब एलिमिनेट करते हो, जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो भी आपको रूट वर्ड अप्रोच बहुत हेल्प करती है। इसके लिए एक बुक है जिसका नाम है वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस। मैंने कई बार रेकमेंड भी करी है, अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो करते हैं तो एक बार वापस कर रही हूँ, बहुत अच्छी बुक है। यानी कि ये तो आप लाइफ भर के लिए रख सकते हो, इन्वेस्टमेंट है, राइट। वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस। तो आप इस बुक में ज़रूर इन्वेस्ट करो, मतलब ये तो आप अपनी अपकमिंग अपने यंगर ब्रदर सिस्टर्स के लिए भी ले सकते हो, बहुत हेल्पफुल बुक है, राइट। तो अगर आप दिन में 10 मिनट भी इस बुक को पढ़ लेते हो तो भी आप देखोगे कि आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, आपकी ओवरऑल वोकैबुलरी में बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा, मोमेंटम बनेगा, शब्दों की पहचान अच्छी बनेगी, पकड़ मजबूत बनेगी। सो वेरी हेल्पफुल बुक, यू कैन डेफिनेटली रेफर दिस फॉर वोकैबुलरी बिल्डिंग। दूसरा जो स्ट्रैटेजी मैं आपको इस टाइम दे सकती हूँ वो है फ्लैश कार्ड्स, राइट। आप कोई अच्छी क्वालिटी का पेपर ले लीजिए, और जैसे सपोज क्लास खत्म होने के बाद आपने रियलाइज किया कि मेरे को तो ये 10 वर्ड नहीं आते थे, तो आप एक उसका कोई अच्छी क्वालिटी का पेपर लेके उसका एक कार्ड कट कर लीजिए। जो कार्ड का साइज रखेंगे वो छोटा रखेंगे। बच्चे यूजुअली कहते हैं मैम कॉपी बुक में रख लें, बट नहीं, कार्ड ही बनाइए आप। तो वो 5 वर्ड जो आपने सपोज आज की क्लास में सीखे, हर वर्ड के दो एंटोनिम्स, मतलब विलोम, दो पर्यायवाची यानी सिनोनिम्स लिख लीजिए। तो यानी कि एक कार्ड में आपके पास 25 वर्ड हो गए। और जब इस कार्ड को आप फ्लिप करते हो, बैक साइड ऑफ द कार्ड में आप क्या कर सकते हो, वहां पर आप ये जो मेन वर्ड है इसको आप, सपोज आपने एंटीपैथी ही सीखा था, तो एंटीपैथी पे आपने एक सेंटेंस बना लिया, राइट। अगर आप किसी वर्ड को सेंटेंस में यूज करते हो या उसके अराउंड डिस्कशन करते हो तो वो वर्ड आप ज्यादा समय तक याद रख पाते हो, राइट। आपका रिटेंशन इंप्रूव होता है। तो ऐसे अगर आपने हफ्ते के 5 कार्ड भी बना लिए तो यानी कि 125 वर्ड आपके पास हो गए कार्ड फॉर्मेट में। मैं तो क्या करती थी, जो वेडिंग कार्ड्स का इनविटेशन आते थे वो पेपर लेती थी, तो वो क्रम्बल नहीं करता। अब आप कभी बस से स्कूल जा रहे हैं, आपको रिवाइज करना है, आप तब कर सकते हो। आप आपका लंच फिनिश हो गया और अभी आपका लंच ब्रेक ओवर नहीं हुआ, तब वो कार्ड्स रिवाइज कर सकते हो। तो इनको हैंडी रखना है। बुक और कॉपी कई बार क्या होता है, हैंडी नहीं रहती,
but these flashcards are very handy, so wherever you are going you can carry these cards. They can, its size should be sufficiently small so that you can put them in your wallet. तो इससे भी वर्ड्स रिवाइज करते रहिए। तो अभी के लिए तो आपके पास ये 2 स्ट्रैटेजीज हैं। अगर आप इनको यूज करोगे तो आप देखोगे कि आपकी अच्छी वोकैबुलरी बिल्डिंग हो जाएगी, एक होलसम अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाएगी, राइट। तो ये दोनों तरीके, रूट वर्ड्स और फ्लैश कार्ड्स, आप यूज करो टू बिगिन विद। और भी बहुत स्ट्रैटेजीज होती हैं, बट क्योंकि अभी एग्जाम नजदीक है तो हम बहुत सारे पर्सपेक्टिव पे काम नहीं करते, 2 स्ट्रैटेजीज को पकड़ते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट। उसके बाद हम बात है सिंगल ब्लैंक पे। तो सिंगल ब्लैंक में आपको अप्रोच को भी ध्यान में रखना है। तो अप्रोच को कैसे ध्यान में रखेंगे, जो पहला पॉइंट होता है वो होता है कि देखिए हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होना ज़रूरी है। हु और व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, ये मैं सारी स्टेप्स आपको क्वेश्चन पे भी अप्लाई करके दिखाऊंगी ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, राइट। और उसके बाद एक्सप्लोर मोर अबाउट द सब्जेक्ट, मतलब देखिए कि सेंटेंस क्या आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। उसके बाद जितना हो सके ट्रांजिशन वर्ड्स पे फोकस करिए। अब अगर आप मेरी क्लासेस फ्रीक्वेंटली अटेंड करते हैं तो मैं ट्रांजिशन वर्ड्स पे भी बहुत बात करी है। वर्ड्स लाइक एंड, बट, नॉनदलेस, इंस्पाइट, डिस्पाइट, है ना। ये सारे वर्ड्स आपको बताते हैं कि डिस्कशन कैसे आगे बढ़ेगा, राइट। पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, नेगेटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। तो जितना हो सके ट्रांजिशन वर्ड्स पे भी फोकस करिए। फिर ऑप्शंस देखने से पहले अपने दिमाग में एक आंसर जरूर प्रिडिक्ट कर लीजिए, प्रिडिक्ट एन आंसर। इससे क्या होगा कि आपको कोई इनकरेक्ट आंसर चॉइस ट्रैप में नहीं डाल पाएगी। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सोच तो रहे होते पर एक कॉन्क्रीट नतीजे पे नहीं पहुंचते, कोई वर्ड को लेकर डिसाइसिव नहीं होते, तो कोई ट्रैप आंसर चॉइस में भी आप फंस जाते हो। पर अगर आपके दिमाग में एक आंसर चॉइस है तो आपका गेम बहुत आसान हो जाता है और गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो अपना आंसर जरूर प्रिडिक्ट करिए। उसके बाद लास्ट स्टेप होता है प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, यानी कि इनकरेक्ट आंसर चॉइसेस को निकालते जाइए, जो बचेगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको ये डुअल और ट्रिपल ब्लैंक की स्ट्रैटेजी भी बताऊंगी कैसे करनी है, पर इससे पहले एक आपको अप्रोच बताती हूँ ट्रांजिशन समझने की। पहले तो देखिए, स्नेहा इज रियली फोकस्ड टू क्रैक द एग्जाम एंड, तो मैं आपको 30 सेकेंड्स देती हूँ। आप ये दोनों सेंटेंसेस को पढ़ो और देखो कि आप अगर इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करते तो कैसे करते। आप चाहो तो वीडियो को पॉज कर सकते हो सोचने के लिए, और अगर साथ में सोचना है तो आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स, जस्ट थिंक ऑफ इट कि आपको अगर ये दोनों सेंटेंसेस कंप्लीट करने को मिलते तो आप कैसे कंप्लीट करते। इस एक्सरसाइज से हम सिर्फ यही समझना चाह रहे हैं कि ट्रांजिशन वर्ड्स क्यों इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और किस तरह से हम समझ सकते हैं कि डिस्कशन कैसे आगे बढ़ेगा। तो अगर आप पहला सेंटेंस कंप्लीट करेंगे, स्नेहा इज रियली फोकस्ड टू क्रैक द एग्जाम एंड शी इज गोइंग टू डू रियली वेल एंड शी इज वर्किंग हार्ड फॉर इट एंड शी इज गिविंग हर 100% एंड शी इज टेकिंग प्रोफेशनल हेल्प, शी इज टेकिंग गाइडेंस फ्रॉम हर ब्रदर। तो आप कोई भी आइडिया यहाँ पे करेंगे एंड शी विल क्रैक इट, वो एक पॉजिटिव आइडिया होगा। आप कितने भी सेंटेंसेस दिमाग में बना लीजिए जितना आपका मन करे, राइट। तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि जो हमने पहला सेंटेंस कंप्लीट करना है वो हम पॉजिटिव डायरेक्शन में ही ले जाके कंप्लीट करेंगे। जबकि हम दूसरे सेंटेंस पे आते हैं, स्नेहा इज रियली फोकस्ड टू क्रैक द एग्जाम बट she is not getting the time, she is not getting the resources, but she is not knowing how to proceed further। तो जो भी आप आइडिया यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए यूज करेंगे उसका जो फ्लो है, जो उसका मोमेंटम बनेगा सेंटेंस का, वो नेगेटिव बनेगा। अब अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ तक दोनों सेंटेंसेस बिल्कुल सेम है, यानी कि आइडेंटिकल हैं, दोनों सेंटेंसेस में कोई फर्क नहीं है। फिर भी जिस तरह से फ्लो एस्टैब्लिश हुआ वो बिल्कुल ऑपोजिट हुआ, पहले में पॉजिटिव और दूसरे में नेगेटिव। तो ये कैसे डिसाइड किया आपने कि जो पहला सेंटेंस है वो पॉजिटिव जाएगा, दूसरा सेंटेंस नेगेटिव जाएगा? ये आपने डिसाइड किया बाय ऑब्जर्विंग द ट्रांजिशन वर्ड्स लाइक एंड एंड बट। बस इन्हीं को ट्रांजिशन वर्ड कहा जाता है। और जब भी आप सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चंस करें, फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चंस करें, इनको लेकर आप बहुत फोकस्ड रहें, राइट। ये मैंने एक लिस्ट भी आपके लिए क्रिएट कर दी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। आप एक बार वीडियो को पॉज करके ये लिस्ट लिख भी लेना अपनी कॉपी में, और अभी मैं डिस्कशन में आपको सारे वर्ड्स एक एक सेंटेंस में भी यूज करके दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये वर्ड्स कैसे यूज किए जाते हैं। तो ये वर्ड्स बहुत ही कॉमन है, ऐसे कोई नए वर्ड्स आप नहीं सीख रहे हो जिनके बारे में आप जानते नहीं हो, बट फिर भी
एक बार अगर आप लिख लेते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहती है, राइट? जैसे फर्दर मोर, माई फ्रेंड इज रियली पैशनेट अबाउट पेंटिंग, फर्दर मोर शी हैज ऑल्सो appeared for an international painting एग्जीबिशन, राइट? सो फर्दर मोर ने क्या किया, डिस्कशन को आगे बढ़ाया, राइट? सिमिलरली आप एडिशनली देखें, you should have a good research paper. Additionally, if you have some approach that will help. So additionally भी discussion को आगे बढ़ा रहा है, right? इसके अलावा moreover भी additionally जैसा ही रोल प्ले करता है, in addition to भी, तो ये सारे आप वर्ड्स देखोगे ना, ये डिस्कशन को आगे बढ़ाने के लिए आप यूज करते हो, राइट? पर अगर आप ये वाले वर्ड्स लिखो, ये वर्ड्स डिस्कशन को ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाते हैं. I have my friend worked hard yet she could not pass the exam. I want to come, however some guests have come at my place. Although she was very confident of performing well in the exam, she could not. So ये सारे words negative transition words हैं, right? तो जब भी आप question solve करें sentence completion का, इन words को लेकर आप बहुत careful रहें. अब कुछ ट्रांजिशन के अलावा हमारे पास टाइम क्लूज भी होते हैं. टाइम क्लूज यानी कि कुछ ऐसे वर्ड जो इंडिकेट करें इन टर्म्स ऑफ टाइम, कोई हिंट दे दे हमें, राइट? जैसे आप ये सेंटेंस देखिए, शी यूज टू लिव इन जयपुर, नाउ शी लिव्स. तो अगर आप नाउ पे फोकस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए कहूंगी मैं कि नाउ शी लिव्स इन नोएडा. तो इससे ट्रांजिशन बन जाता है, राइट? कि पहले वो जयपुर रहती थी पर अब वो नोएडा में रहती हैं. तो आपने कैसे डिसाइड किया कि जो प्लेस ऑफ स्टे है वो चेंज हो गई है, राइट? अब इसको ऐसे पढ़ के देखें, शी यूज टू स्टे इन जयपुर, नाउ शी स्टेज इन जयपुर, तो आप कहोगे मैम ये क्या सेंटेंस बना है, इसका कोई लॉजिकली कनेक्ट नहीं बैठता, कोई कोहेजन नहीं है, लॉजिकली सेंटेंस इनकरेक्ट है, राइट? बट जैसे ही मैंने कहा कि शी यूज टू स्टे इन जयपुर, नाउ शी स्टेज इन नोएडा और उदयपुर और बेंगलुरु, वेरेवर, तो ये आपने कैसे डेसिफर किया, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि द प्लेस ऑफ स्टे हैज चेंज्ड, वो आपने कैसे ऑब्जर्व किया, वो आपने यूज टू और नाउ से किया. इन्हीं को टाइम क्लूज कहते हैं, राइट? तो आपको अगर वर्ड मिलते हैं सिंस, नाउ, बिफोर, अर्लियर, यूज टू, ये टाइम क्लूज होते हैं. तो मेरी वापस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पॉज कर लें और इन वर्ड्स को भी ज़रूर नोटिस कर लें और लिख लें टाइम क्लूज. देखिए अगर आप कुछ हैंडी नोट्स बनाते जाएंगे जब आप क्लास देख रहे हैं तो इससे आपका बहुत एफर्ट बचता है, राइट? और ये आप क्लास में रियलाइज करते जाते हो कि दिस इज क्रूशल, राइट? दिस इज इम्पॉर्टेंट एंड यू नीड टू नो दिस. अब जैसे हम लास्ट सेंटेंस देखें, ये वाला, अर्लियर शी वॉज अ होम मेकर, ठीक है? सो हर फ्रेंड्स आर नाउ सरप्राइज टू सी. तो हमने पहले अर्लियर देखा और क्योंकि अब उसके फ्रेंड सरप्राइज्ड हैं तो अब हमें पता चल गया कि नाउ थिंग्स हैव चेंज. तो अब वो होम मेकर नहीं है, तभी तो सरप्राइज का एलिमेंट आएगा ना. नाउ टू सी हर वर्किंग, राइट? तो अब जो भी एलिमेंट लेके कंप्लीट करेंगे सेंटेंस को, दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द पोजीशन ऑफ बीइंग अ होम मेकर. एंड हाउ डिड यू डेसिफर दिस? अगेन बाय ऑब्जर्विंग द ट्रांजिशंस. तो सेंटेंस कैसे कंप्लीट होगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपका गोल क्या है, सेंटेंस को कंप्लीट करना. तो सेंटेंस किस डायरेक्शन में जाएगा, कैसे कंप्लीट होगा, वो आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो? जब आप ट्रांजिशन वर्ड्स ऑब्जर्व कर लेते हो उससे आप आइडेंटिफाई करते हो. इसके लिए ये वर्ड्स बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करते हैं, ठीक है? चलिए, तो अब मैं एक क्वेश्चन आपके लिए करती हूँ, पहले सिंगल ब्लैंक का, ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी बने, फिर मैं आपको सब तरीके के क्वेश्चंस करके बताऊंगी, राइट? जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन लीजिए, आप एक बार पढ़िए, मैं साइड में हूँ ताकि आपका व्यू ब्लॉक ना हो. आप चाहें तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं. फिर मैं आपको इस क्वेश्चन की हेल्प से अप्रोच सिखाती हूँ कि अगर आपको सिंगल ब्लैंक का क्वेश्चन मिलता है तो जो हमने इनिशियली 5 स्टेप देखे थे, डिस्कस करे थे, उसकी एप्लीकेशन कैसे होगी. सो देखिए, इन एन अटेम्प्ट टू डैश द यंग ऑडियंस, द परफॉर्मर्स ऑफ द प्ले रिजॉर्टेड टू फाइन स्टोरी टेलिंग. फाइन मतलब बढ़िया, स्टोरी टेलिंग मतलब कहानी सुनाना, एम्फेसाइज मतलब फोकस किया, विजुअल इमेजरी में मतलब आपके सामने एक पिक्चर क्रिएट करने की कोशिश करी गई, और कन्वे द इनहेरेंट मॉरल ऑफ द स्टोरी. ठीक है? तो अब बेसिकली जब इतना सब कुछ अच्छा कर रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, हम क्या बात कर रहे हैं कि प्रयास क्या था, यंग ऑडियंस के प्रति क्या प्रयास था, व्हाट वाज एवरीबडी ट्राइंग टू डू. और उसके बाद उन्होंने लिखा कि जो परफॉर्मर्स ऑफ द प्ले थे उनका क्या एफर्ट था टुवर्ड्स द यंग ऑडियंस. तो ये आपको फाइंड आउट करना है. सो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट?
तो पॉइंट ऑफ डिस्कशन, जिसको आप पॉइंट ऑफ डिस्कशन भी कह सकते हैं, तो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कि क्या उनका थॉट था, राइट। तो परफॉर्मर्स ऑफ द प्ले का, तो अब जो परफॉर्मर्स ऑफ द प्ले थे उन्होंने अच्छी स्टोरी टेलिंग करी, विजुअल इमेजरी करी और मॉरल ऑफ द स्टोरी को क्रिएट किया, तो सब अच्छा कर रहे थे। तो उनका एफर्ट था कि वो ऑडियंस का ध्यान आकर्षित कर सके, खींच सके। सो बेसिकली व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, दैट व्हाट वाज द एफर्ट ऑफ द परफॉर्मर्स ऑफ द प्ले। additional information, so point of discussion we have got this. Now additional information is that they were trying hard, मतलब वो बहुत कोशिश कर रहे थे। कैसे कोशिश कर रहे थे? फाइन स्टोरी टेलिंग, ध्यान देंगे कि स्टोरी टेलिंग अच्छी थी, विजुअल इमेजरी पे भी उन्होंने एम्फेसाइज किया, फोकस किया और मॉरल ऑफ द स्टोरी भी कन्वे किया। तो ये रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है सेंटेंस को जो एक्सप्लेन करती है, राइट। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन से पता चला कि जो परफॉर्मर्स थे बहुत मेहनत कर रहे थे ताकि यंग ऑडियंस आकर्षित हो सके, अट्रैक्ट हो सके, या यू नो दे फाइंड द प्ले इंटरेस्टिंग, राइट। ट्रांजिशन कोई खास है नहीं, एंड से पता चल रहा है, बस फ्लो सही है। तो वर्ड प्रिडिक्ट करेंगे इन अटेम्प्ट टू यू नो excite the audience or attract the audience or to get the attention of the audience, right। तो आप कोई भी वर्ड प्रिडिक्ट कर सकते हो। जब प्रिडिक्ट ट्रांजिशन इस केस में है नहीं तो स्टेप को हम बाईपास कर रहे हैं, ठीक है। ट्रांजिशन इसमें दिखा नहीं जिससे कोई मेजर फ्लो पे इम्पैक्ट पड़ता। जब हम वर्ड को प्रिडिक्ट करते हैं तो सिंपल प्रिडिक्शन करेंगे, राइट। जितना हो सके वर्ड का प्रिडिक्शन सिंपल रखिए, रिसाइकल्ड रखिए, यानी कि वर्ड आप सेंटेंस से ही कोई पिक कर लीजिए। प्रिडिक्शन से क्या होता है कि आप किसी ट्रैप, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि ट्रैप में नहीं फंसते। तो आपने बेसिकली कहा इन ऑर्डर टू इन एन अटेम्प्ट टू अट्रैक्ट, तो मेरे को अभी जो सिंपल वर्ड समझ में आता है वो अट्रैक्ट समझ में आता है। तो इसके बेसिस पे मैं अगर एलिमिनेट करूं तो रिजेंट तो होता है नेगेटिव फीलिंग, अ फीलिंग ऑफ रिजेंटमेंट, मतलब अच्छा नहीं लगना। तो इंथ्रॉल अट्रैक्ट करना होता है, रखेंगे। डेविएट मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाना होता है, और बिग्रज कंप्लेंट होता है। तो जो हमारा वर्ड बेस्ट मैच करेगा वो बी करेगा, राइट। सो अब इस केस में अगर आपको मीनिंग नहीं पता तो भी आप फंसेंगे, और कई बार सेंटेंस कॉम्प्लेक्स होता है तो उसको समझने की, कई बार तो आप ऐसा नहीं है कि समझना नहीं चाहते पर आप हड़बड़ाहट में इंफॉर्मेशन मिस कर जाते हैं। तो जब आप स्टेप वाइज प्रोसीजर फॉलो करते हैं, स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, एप्लीकेशन फॉलो करते हैं, तो उससे क्या होता है कि आप कुछ मिस नहीं करते और आपकी जो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है सेंटेंस की वो बढ़िया रहती है। तो बच्चे कहते हैं मैम हम स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे तो हमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा, बट टाइम ज़्यादा नहीं लगता। इट इज़ जस्ट अ लॉजिकल अप्रोच टू इंश्योर दैट यू आर नॉट मिसिंग ऑन एनी डिटेल्स जिसकी वजह से आपकी एक्यूरेसी पे कोई इम्पैक्ट आए, ठीक है। चलिए, जैसे एक और हम सिंगल ब्लैंक का क्वेश्चन करते हैं, ये आप खुद से ट्राई करिए, उसके बाद फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। सो इसमें है विभूति हैज अ डैश फेस। तो व्हाट सॉर्ट ऑफ अ फेस, मतलब व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट कि विभूति का फेस कैसा है, राइट। सो द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज कि फेस कैसा है। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन देखें आप क्या मिलती है आपको कि विच हेल्प्स हर एक्सप्रेस इमोशंस विद ईज। ईज मतलब आसानी से वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाती हैं। शी मेजमराइजेस, मेजमराइज मतलब मंत्र मुग्ध कर देना, राइट। देयर इज दिस वर्ड मंत्र मुग्ध कर देना। सो मंत्र मुग्ध कर देती हैं, अट्रैक्ट करती हैं हर ऑडियंस थ्रू हर एबिलिटी टू वेरी। वेरी मतलब चेंज एक्सप्रेशंस, तो अपने एक्सप्रेशंस चेंज कर देती हैं फ्रॉम वोरासिटी टू रिफाइनमेंट, ग्रीफ टू हैप्पीनेस। तो यानी कि कहानी अल्टीमेटली कहना चाह रही है कि बहुत एक्सप्रेसिव फेस है क्योंकि वो मंत्रमुग्ध कर देती हैं अपने ऑडियंस को, राइट। सो बेसिकली जो हमारा ट्रांजिशन इस केस में भी नहीं है तो ट्रांजिशन वाले स्टेप को हम बाईपास करेंगे, राइट। पर आप चेक जरूर करिएगा कि ट्रांजिशन है कि नहीं है। और वर्ड को जब हमने प्रिडिक्ट किया तो हमने कहा कि बहुत इमोटिव फेस है, यानी कि एक्सप्रेसिव है, राइट। अगर आप बहुत सिंपल वर्ड में एक्सप्रेस करना चाहते हैं, एक्सप्रेसिव फेस है। तो एक्सप्रेस इमोशंस है, क्योंकि फेस इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहा है तो हमने क्या कह दिया, एक्सप्रेसिव फेस है। इसी को हम रिसाइकल्ड कहते हैं। तो मैंने आपको पिछली स्लाइड में कहा था कि रिसाइकल कर लीजिए, सेंटेंस से वर्ड उठाइए और उसी को प्लेस कर दीजिए इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो यस, विच हेल्प्स हर एक्सप्रेस इमोशंस, तो सिंस शी कैन एक्सप्रेस इमोशंस शी हैज एन एक्सप्रेसिव फेस। अब लास्ट स्टेप में आपको सिर्फ प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन करके प्रिडिक्टेड आंसर को देखना है कि वो किस वर्ड से क्लोजली मैच करता है। एलिक्वेंट एक्सप्रेसिव होता है, बिल्कुल मैच करेगा। स्टैटिक्स तो स्थिर होता है। यूबिक्विटस और सिनिकल बिल्कुल नहीं मैच करते। तो जो करेक्ट आंसर आपका निकल के आएगा वो ए आएगा, ठीक है। तो अब आपने देखा कि किस तरह से एक लॉजिकल अप्रोच से क्वेश्चन आप आसानी से डिकोड कर सकते हो।
देखो अगेन दिस इज अ सिंगल ब्लैंक क्वेश्चन, एक बार वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट करो। So the CEO Van Wilson got a resounding, resounding मतलब solid support। तो ये सीईओ है वैन विल्सन, उनको सॉलिड सपोर्ट मिला बोर्ड मीटिंग में फ्रॉम द अपोजिंग मेंबर्स हु बैटल्ड फॉर, बैटल मतलब लड़ रहे थे फॉर मोर पावर्स फॉर द सीईओ, तो सीईओ के लिए पावर्स के लिए लड़ रहे थे। एंड क्रिटिसाइज्ड एमडी, जो अब सीईओ एक पोजीशन है, एमडी लिबी वर्गीस एक और है। अब यहाँ पे वर्ड देखिए, क्रिटिसाइज्ड एमडी लिबी वर्गीस कांस्टेंट डैश इन द वर्किंग ऑफ द कंपनी। तो कांस्टेंट व्हाट, क्रिटिसिज्म क्यों होगा? तो आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन क्या है कि जो एमडी थी उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट कि व्हाट वाज दैट जिसकी वजह से जो एमडी हैं उनको क्रिटिसिज्म मिल रहा था। तो यानी कि कोई गलत काम कर रही होंगी तभी क्रिटिसिज्म मिल रहा होगा। तो यानी कि एक नेगेटिव वर्ड यहाँ पर आएगा। अगर आप वर्ड एग्जैक्टली नहीं प्रिडिक्ट कर सकते और आप पॉजिटिव नेगेटिव तक भी पहुंच जाते हैं और उसके बेसिस पे भी एलिमिनेशन कर लेते हो, तो उसमें भी कोई दुविधा की बात नहीं है, कोई परेशान होने की बात नहीं है। बस दिमाग में एक आंसर जरूर होना चाहिए। तो अगर एमडी लिबी वर्गीस को क्रिटिसिज्म मिल रहा है, तो क्रिटिसाइज्ड एमडी लिबी वर्गीस, तो वो क्या कर रही है जिसकी वजह से उनको क्रिटिसिज्म मिल रहा है, राइट? तो एडमिनिस्ट्रेशन करेंगी तो उसकी वजह से तो क्रिटिसिज्म मिलेगा नहीं, अफिलिएशन से भी नहीं मिलेगा, रिकॉग्निशन तो पॉजिटिव वर्ड है, इंटरवेंशन यानी कि इंटरफेरेंस कर रही है इसकी वजह से। तो मे बी हम इंटरफेरेंस तक नहीं पहुंच पाए, बट वी नो दैट the MD was doing something wrong for which she was being criticized. So we need to have a negative word here. तो हमने एक लॉजिकल अप्रोच से आंसर तक अपनी रीच बना ली, बस दैट्स व्हाट यू नीड टू लर्न। चलिए एक और सिंगल ब्लैंक का क्वेश्चन करते हैं, देखिए सवाल को। यहाँ पे ट्रांजिशन रहेगा, तो अच्छा सवाल है, ध्यान से करेंगे। हॉकी एग्जिबिट्स अ डैश रिस्पॉन्स वाइल क्रिकेट enthralls द नेशन। enthralls मतलब एक्साइट्स द नेशन, राइट? बहुत खुशी देता है, एक्साइटमेंट देता है। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं कि हॉकी से कैसा रिस्पॉन्स आता है? सो हु आर, व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट कि किस तरह का रिस्पॉन्स है, व्हाट टाइप ऑफ रिस्पॉन्स हॉकी ब्रिंग्स। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन बोलती है कि क्रिकेट तो एक्साइट करता है नेशन को, क्रिकेट एंथ्रॉल्स द नेशन। तो ये बस आपको कोई लिखना नहीं है, ये तो मैं आपके लिए लिख रही हूँ ताकि आपकी स्टेप वाइज अप्रोच बिल्ड हो जाए। आपको बस ध्यान देना है, ट्रांजिशन है, बिल्कुल है। ट्रांजिशन कैसा है? ट्रांजिशन है नेगेटिव ट्रांजिशन वर्ड। कौन सा ट्रांजिशन वर्ड आया? वाइल, राइट? तो हमने ध्यान दिया, यानी कि अगर क्रिकेट के बारे में पॉजिटिव बात हो रही है तो हॉकी उतना एक्साइटिंग रिस्पॉन्स नहीं क्रिएट कर पा रहा, तभी तो वाइल के यूसेज को आप जस्टिफाई कर पाएंगे। तो अगर क्रिकेट एंथ्रॉल कर रहा है तो हॉकी का रिस्पॉन्स कैसा है? माइल्ड है। तो जो आपका वर्ड प्रिडिक्टेड है, तो प्रिडिक्टेड वर्ड निकल के आया, वो आया माइल्ड। ठीक है, माइल्ड या उतना एक्साइटिंग नहीं है। और लास्ट स्टेप हो गया प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन करना। तो मॉरलिस्टिक का तो कोई लेना देना नहीं है, ल्यूक वार्म होता है, बहुत जोशीला नहीं, राइट? इसको रखेंगे। इरेट और जीनियल तो बिल्कुल ही इजी एलिमिनेशन से। तो ल्यूक फॉर्म यानी कि जो बहुत गर्म जोशी नहीं है, ठंडा रिस्पॉन्स है, ठीक है? सो माइल्ड रिस्पॉन्स, सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी बी। ठीक है, तो ये हमने स्ट्रैटेजी सीख ली कि भाई हम सिंगल ब्लैंक के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें, और मैंने कई क्वेश्चंस में आपको एप्लीकेशन भी दिखा दी है, राइट? अब हमारे पास आते हैं डुअल और ट्रिपल ब्लैंक के सवाल। तो अब इसमें क्या स्ट्रैटेजी होगी, कैसे इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, तो इसकी स्ट्रैटेजी भी यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करी है हमने। अब इसमें और कुछ नहीं करना, आपको बस इजियर ब्लैंक से स्टार्ट करना है। तो कहीं ऐसा नहीं लिखा कि आप 1 2 3 अप्रोच से ही ब्लैंक सॉल्व करें, मतलब अगर 2 ब्लैंक है तो पहले पहला ब्लैंक सॉल्व होगा फिर ही दूसरा ब्लैंक सॉल्व होगा, और अगर 3 ब्लैंक है तो पहला दूसरा फिर तीसरे का नंबर आएगा। नहीं, आप पूरा सेंटेंस पढ़ के देखिए, और जो ब्लैंक आपको लगता है कि सबसे सरल है, सबसे ईजी है टू डिकोड, जहाँ पे आपको लगता है कि इसको
कर लिया तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा या मेरी समझ बैठ रही है, तो आप उसको कंप्लीट कर लीजिए। ये आप इसको ऐसा समझिए कि जिग्सॉ पजल टाइप है कि आपने एक पोर्शन को फिट इन किया तो बाकी क्लूज आपको ईजी लगने लग जाते हैं, राइट। तो यू स्टार्ट विद द इजियर ब्लैंक, सेम प्रोसीजर को फॉलो करिए, राइट। आपको लगा कि थर्ड ब्लैंक आपने फिल कर लिया तो वो आपको हेल्प करेगा, वो थर्ड ब्लैंक का जो स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ, जो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई, ओवरऑल पिक्चर आपको बेटर बनेगी। उसके बाद फिर आप उससे थोड़े से आसान कम मुश्किल ब्लैंक पे और फिर सबसे आसान मतलब जो सबसे मुश्किल ब्लैंक लग रहा है उस पे जाइए। तो इजी ब्लैंक से स्टार्ट करिए, उससे गेम बहुत आसान हो जाता है। और कई बार क्या होता है कि अगर आपने एक ब्लैंक भी हिट कर लिया तो पूरा का पूरा क्वेश्चन निकल जाता है, राइट। सो द अप्रोच इज स्टार्ट विद द इजियर ब्लैंक, फिर आप सेम प्रोसीजर को सॉल्व करेंगे, राइट। सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे। आपने सेम प्रोसेस को फॉलो करना है, सिंगल ब्लैंक जैसा एक ब्लैंक कंप्लीट हो गया, उसको यूटिलाइज करके चेन बनाते जाएंगे, फिर दूसरे ब्लैंक को हिट करेंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। सो दैट्स द अप्रोच। अब हमारे पास मल्टीपल डुअल और ट्रिपल ब्लैंक के क्वेश्चन है, वो हम करके देखते हैं, राइट। जैसे अब इस केस में देखिए कि आपको जरूरी नहीं है कि पहले ब्लैंक से ही स्टार्ट करना हो, आप दूसरे ब्लैंक से भी कर सकते हो। और अगर आपका एक भी ब्लैंक सॉल्व हो जाता है तो क्वेश्चन पढ़ना आपके लिए आसान हो जाता है। बट यू कैन सी कि कैसे इस तरह के जो क्वेश्चन हैं बड़े होते हैं तो स्टूडेंट्स को एकदम से फियर हो जाता है कि यार ये तो क्या हो गया। यही मैं आपको शुरू में समझाना चाह रही थी कि जब डुअल ब्लैंक के क्वेश्चन आएंगे वो आपको कॉम्प्रीहेंशन में भी चेक करेंगे, यानी कि वो एक छोटा पैसेज भी आपको दे सकते हैं और देखेंगे कि क्या स्टूडेंट को ओवरऑल आइडिया कन्वे हो रहा है जो पैसेज करना चाहता है, और उसकी विजडम को यूटिलाइज करके वोकैबुलरी को राइटली पिक करके ब्लैंक का कंप्लीशन होता है या नहीं होता, राइट। तो आप कहीं ये ना भूलें कि ये सिर्फ कोई स्टूडेंट्स को कई बार ये गलत फहमी होती है कि सिर्फ वोकैबुलरी का टेस्ट है, नहीं, ये कॉम्प्रीहेंशन का भी उतना ही टेस्ट है, राइट। तो जल्दबाजी ना करें, पूरा सेंस ग्रैब करें कि सेंटेंस इन टोटलिटी क्या कन्वे करना चाह रहा है, और रश में आंसर ना मार्क करें, राइट। जैसे अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, द क्रिटिक इन हिज रिव्यू ऑफ द न्यू मूवी, तो एक क्रिटिक है जिन्होंने एक मूवी को रिव्यू करा, उसमें बोला कि फिल्म इज अ रेयर स्पोर्ट्स फिल्म विथ स्टेप्स अवे मतलब दूर जाती है, फ्रॉम डैश chest thumping to stare hard at the castiest and corrupt faces of sports management in the country। तो क्या करती है फिल्म, कैसे एक ट्रांजिशन शो कर रही है, यानी मूवमेंट कैसे हो रहा है। ही फर्दर एडेड दैट देयर इज एन इम्पल्सिवनेस एंड पग्नेसिटी विथ विच द डायरेक्टर मैनेजेस टू गो अहेड on into dash issues that mostly filmmakers would shy away especially in these tricky times। यानी कि वो कह रहा है कि जो डायरेक्टर है उसने बहुत कुछ सेंसिटिव मुद्दों पे बात करी है जो बाकी ज्यादा फिल्म मेकर शाय अवे मतलब वो इन्वॉल्व नहीं होते, वो दूर भागते हैं, ठीक है। ट्रिकी टाइम्स मतलब कैची टाइम्स है, यानी कि जो ये मुद्दे हैं ये थोड़े से सेंसिटिव मुद्दे हो सकते हैं, राइट। तभी तो बाकी फिल्म मेकर शाय अवे करते हैं। तो हम किसके बारे में बात करें, क्या इश्यूज के बारे में। फर्दर इंफॉर्मेशन क्या मिली कि अदर फिल्म मेकर शाय अवे, यानी कि मैं इस क्वेश्चन से पिक करूंगी तो मुझे आसानी बनेगी, राइट। सो प्लीज सी that sensitive issues is what you can predict, right। so Ravenius तो greed होता है, zealous full of enthusiasm होता है, contentious आप जरूर पिक कर सकते हो, right। contention मतलब ऐसे मुद्दे जिस पे डिस्कशन डिबेट या डिसएग्रीमेंट हो सकता है, तो इसको आप रखेंगे डिसएग्रीमेंट। और अर्बेन तो एसोसिएटेड टू अ मॉडर्न लाइफ हो गया। तो अब आपने देखा कि अगर आप पहला क्रैक भी नहीं कर पाए क्योंकि उस टाइम मोमेंटम नहीं बन रहा था, तो आपने सेकंड ब्लैंक की हेल्प से क्वेश्चन को डिकोड कर लिया। सो दैट्स आल्सो अ स्मार्ट स्ट्रैटेजी, राइट। तो अब अगर आप आगे पूरा पढ़ोगे विद स्टेप्स अवे फ्रॉम जिंगोइस्टिक मतलब जहाँ पे बहुत ही ओपिनियनेटेड स्ट्रॉन्ग, चेस्ट थंपिंग मतलब सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव बात करना, बड़ा चढ़ा के खुद के आइडियाज को प्रेजेंट करना, बहुत ओवरली खुद के बारे में पॉजिटिव फील करना या अपने ओपिनियन को बहुत स्ट्रांग महसूस करना, वो जिंगोइज्म होता है, राइट। तो जिंगोइज्म भी यहाँ पे फिट हो जाएगा। अगर आपको जिंगोइस्टिक नहीं पता तो सेंसिटिव से आपने क्वेश्चन को क्रैक कर लिया। इसलिए मैं कहती हूँ कि इट्स नॉट रियली इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट ब्लैंक, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम वेर एवर यू फील लाइक दैट द मोमेंटम इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। चलिए तो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये ट्राई करिए इसको। So few years back, there was a point of time when we could have created the idea of a dash pluralistic India
टॉलरेंट ऑफ ऑल सेक्ट्स एज अ पोजिशन सेट इन स्टोन। तो यानी कि आइडिया कैसा है, प्लूरलिस्टिक, टॉलरेंट, तो यहाँ पे भी प्लूरलिस्टिक जैसा ही कोई आइडिया आना चाहिए। तो देखिए हमने पिछले क्वेश्चन में पूरा सेंटेंस पढ़ा क्योंकि आगे वाला आइडिया थोड़ा डिफिकल्ट था कॉम्प्रिहेंड करना। यहाँ हमें समझ में आता है कि प्लूरलिस्टिक जैसा कोई सिमिलर वर्ड आना चाहिए, राइट। तो अब आप पिक करोगे प्लूरलिस्टिक और टॉलरेंट है, तो यानी कि सेक्युलर एक वर्ड आप पिक कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो बोल रहा है ना टॉलरेंट ऑफ ऑल सेक्ट्स एंड रिलीजन, तो हर धर्म को स्वीकृति देना, एक्सेप्टेंस देना। प्रोविंशियल तो लोकल होता है, तो ये तो नहीं मैच करता। सेक्युलर एग्जैक्टली मैच कर रहा है। स्पेक्टेक्युलर शानदार होता है। गैरुलस टॉकेटिव होता है। तो यहीं पे आप क्वेश्चन क्रैक कर गए, राइट। अब आगे पढ़ेंगे। बट इंसिडेंट स्पेशली सिंस द अर्ली 19, तो यहाँ पे ट्रांजिशन आ गया ना कि अब क्या हुआ, बट इंसिडेंट्स जो अर्ली 90s में हुए रेडिकली चेंज्ड बोथ रियलिटी एंड आर इमेजिनेशन। तो यहाँ पर आपका प्रिडिक्टेड वर्ड चेंज्ड आ गया। तो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं आपके सिस्टम में ही बैठते जाएंगे स्टेप्स, और ये स्टेप परफॉर्म करने में एक्चुअली बहुत टाइम नहीं लगेगा, राइट। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी चॉइस बी। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So you can see how if you are even exploring one part of the blank you can crack the question. Otherwise कई बार options भी अगर अलग अलग हुए तो आप easier blank को sort करते हुए complex blank की तरफ move करिए, ठीक है। चलिए let's see this particular question. ट्राई करेंगे एक बार। चलिए इसको देखते हैं अभी। टू मीट द डिमांड ऑफ चेंजिंग टेस्ट द ओल्ड बेकरीज आर डैश मेन्यूज। तो अगर उनको डिमांड मीट करनी है तो ओल्ड बेकरीज क्या करेंगी, मेन्यू को चेंज करेंगी। ये तो आप समझ जाओगे। एडवर्टाइजिंग ऑन सोशल मीडिया एंड डैश नॉवल वेज टू रीच टू देयर कस्टमर्स। तो मेरे को यहीं पर समझ में आ जाता है कि दे विल बी चेंजिंग मेन्यूज, है ना। और आप अगर एक साथ भी कर सकते हो कई बार क्वेश्चंस को, डिपेंडिंग ऑन सोशल मीडिया एंड नॉवल वेज टू रीच। नॉवल मतलब न्यू वेज, तो दे विल ट्राई टू फाइंड आउट न्यू वेज, क्योंकि उनको अब यंग कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है, राइट। तो अब फाइंड न्यू वेज भी आप कर सकते हो चेंजिंग। अब जिसका भी अगर कई बार ऐसा होता है वोकैबुलरी में भी फंस जाते हैं, तो हमने दोनों ब्लैंक्स को क्रैक कर लिया। जहां पे भी आपको लगता है कि मीनिंग फिक्स होता है वहां पे आप यूज कर सकते हो। डिग्रेस तो भटकना होता है। डेरोगेट होता है किसी को नीचा दिखाना। एब्सकॉन्ड करना मतलब एस्केप करना होता है। तो ये तीनों वर्ड्स तो हुए नहीं। इनकॉर्पोरेट मतलब इन्वॉल्व करना नए चेंजेस को, राइट। तो अगर एक बार इनकॉर्पोरेट हो गया, रीजिगिंग इज अगेन प्लेइंग विद द मेन्यू, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ए. So this is how you can have a strategic approach and you can make the process of question solving very easy for yourself, right. Now let's take a look at this particular question. Now this question is 3 blanks, so this makes the game all the more interesting. So you can see how do we proceed. इसमें भी आप easier blank से start करिए। थोड़ा लंबा सवाल है, it might just take slightly more time but that is fine. Just try to be in the momentum and be in the rhythm and focus on the easier blank first. Ravish, the owner of a famous tea shop, said that the sources of his ingredients not only from deep forest of Palakkad but also, तो कहाँ से, अब देखिए but also, तो रवीश एक टी शॉप के ओनर है, वो कह रहे हैं कि वो अपने इंग्रेडिएंट्स डीप फॉरेस्ट से लाते हैं, पर बट ऑल्सो, तो अगेन बट आ गया ऑपोजिट डायरेक्शन। तो डीप फॉरेस्ट के बाद समथिंग विच इज इजीली अवेलेबल, तो बट ऑल्सो लोकली, है ना। लोकली तुरंत दिमाग में आएगा तो लोकली रख सकते हो। सेक्युलर तो मैच नहीं करेगा, अभी हम सेक्युलर देख के आए थे जहाँ पे हर धर्म को आप इक्वल इंपॉर्टेंस देते हो। ग्रैनुअरली पार्टिकल टाइप हो गया, राइट। और ऑप्टिमल परफेक्ट होता है। तो ऑप्टिमल अगर हो सके, आपको हो सकता है ट्रैक कर मतलब ट्रिकी लगे या आप रखना चाहो आप रख सकते हो। अनसरप्राइजिंगली मतलब इसमें कोई सरप्राइज नहीं है। ही इज अ डैश ऑफ द वेरियस प्लांट्स, मतलब जानकार है, एक्सपर्ट है ना। तो यहाँ पर जो कौन सा ब्लैंक हम फिट कर सकते हैं कि एक्सपर्ट है। तो अलाय तो होता है सपोर्टर, तो सपोर्टर तो नहीं होगा प्लांट्स का, राइट। तो ये चॉइस भी नहीं मैच करती। नेबर भी नहीं हो सकता, और सपोर्टर फिर अलाय और सपोर्टर ट्रैप ही था, सेम ही वर्ड्स थे। तो यानी कि कोनोइजर मतलब एक्सपर्ट, जिसको बहुत स्ट्रॉन्ग अवेयरनेस या पकड़ या जानकारी होती है, राइट।
अब यहाँ पर क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया, पर आप आगे कर सकते हैं। ऑफ द वेरियस प्लांट्स हर्ब्स एंड, तो हर्ब्स के जैसा, हर्ब्स शॉर्ट प्लांट्स होते हैं, स्मॉल प्लांट्स, तो हर्ब्स के जैसा ही सिमिलर स्मॉल प्लांट्स, राइट, जड़ी बूटियां टाइप, ऐसा कुछ कहना चाहेगा। तो एफिलुएंट्स वेस्ट होता है, डाइट्राइब अटैकिंग स्पीच होता है, वर्बल अटैक जिसको बोलते हैं, ठीक है, और एफ्लुएंट होता है रिच होना, तो सकलेंट, छोटे प्लांट्स को सकलेंट बोलते हैं। तो आप कोई भी ब्लैंक से क्रैक करते, ए से करते, बी से करते, सी से करते, अगर आपको ए और डी में ट्रैप भी लग रहा है, कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमने एक ब्लैंक क्रैक कर लिया और हमसे एलिमिनेशन नहीं हो रहा, दो चॉइसेस हम रख रहे हैं, तो रख लीजिए, बाकी सेंटेंस को कंप्लीट करते हुए, बाकी ब्लैंक्स को सॉल्व करते हुए आगे बढ़िए, राइट। लेट्स टेक अ लुक एट दिस क्वेश्चन, ब्यूटीफुल नाइस क्वेश्चन, तो इसको ट्राई करके देखो एक बार आप। सो द आइडियली, आइडियल मतलब समथिंग विच इज परफेक्ट, ठीक है, आइडियली मतलब समथिंग विच इज परफेक्ट। डैश मूवमेंट ऑफ परफॉर्मर्स, स्टार्क कॉस्ट्यूम, स्टनिंग लाइटिंग डिजाइन, तो वो बोल रहा है कि कॉस्ट्यूम भी शानदार, ठीक है, स्टनिंग डिजाइन भी है, मल्टीमीडिया प्रोजेक्शंस, तो सब अच्छा है, और आइडियल वर्ड बोला, यानी कि यहाँ पे जो मूवमेंट्स होंगी वो भी बढ़िया या शानदार होंगी, तो यही आपका प्रेडिक्टेड वर्ड हो गया, राइट। तो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट द मूवमेंट्स। मुझे यहीं से समझ में आता है कि रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज इन पॉजिटिव टोन, सो आई नीड टू हैव अ पॉजिटिव वर्ड। जैसा मैं आपको शुरू में समझा रही थी कि डिस्क्वेटेड से, डिस से ही मुझे पता चल गया नेगेटिव वर्ड है, अगर मुझे मीनिंग नहीं पता तो भी कई बार हमें रूट वर्ड से एलिमिनेशन करने बहुत आसान हो जाते हैं। डिप्राइव मतलब कमी होना, ये भी नहीं मैच करेगा, राइट। सिंक्रोनाइज्ड आप रख सकते हो, डिमांडिंग तो जो बहुत मेहनत मांगता है, ये अगर आप फंस जाओ तो आप इसको भी रख लो, राइट। अगर आपको लगता है ये भी क्लोज हो सकता है तो यू कैन जस्ट टेक अ लुक एट द एंटायर सेंटेंस। विच ब्लेंडेड डैश टू बिकम, एंड ब्लेंडेड मतलब मिक्स हुए, तो मिक्स कैसे होंगे, बढ़िया मिक्स होंगे तभी तो आइडियल मूवमेंट आएगी, राइट। विच ब्लेंडेड वेल, तो आपका जो वर्ड प्रिडिक्ट हुआ वेल हुआ, राइट। सो इन दैट केस आपके पास दो चॉइसेस बचती हैं। सीमलेस मतलब बिना कोई प्रॉब्लम के, बहुत ही शानदार तरीके से, और हीट्रोजीनियसली, जैसे आप सॉल्ट और शुगर को मिक्स करोगे तो हीट्रोजीनियस मिक्सचर है ना, जैसे मिट्टी को पानी में डाल दोगे मिक्स नहीं होगी, उसको हीट्रोजीनियस कहेंगे। नमक को पानी में डालोगे घुल जाएगा, उसको होमोजीनियस कहेंगे। तो सीमलेस बन जाएगा मतलब बहुत बढ़िया, सब कुछ एक साथ इकट्ठा होके बढ़िया पिक्चर क्रिएट हो रही है। तो हीट्रोजीनियस नहीं मैच करेगा, सीमलेस आप रख सकते हैं, यानी कि बहुत शानदार तरीके से बिना प्रॉब्लम के, राइट। टू बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कोरियोग्राफिक डिजाइन लेफ्ट द ऑडियंस, तो अब सब इतना अच्छा हो रहा था तो ऑडियंस क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, अट्रैक्टेड फील करेंगे, राइट। सो इनेमर्ड का मतलब यही होता है कि दे रियली लव्ड द परफॉर्मेंस। कैप्चर्ड भी रख सकते थे, तो ये दोनों चॉइसेस आप सही थी, बट आप सीमलेस और हीट्रोजीनियस के बेसिस पे सी को पिक करेंगे, विच इज अ बेटर आंसर, ठीक है। चलिए, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So you could try this question. The dash worker could not control her dash and broke down when she was falsely accused of embezzlement. Embezzlement मतलब धोखाधड़ी, तो उस पे फॉल्सली अक्यूजेशन लगाया, तो वर्कर कैसी रही होगी, वो सिंसियर रही होगी, तभी तो हम कह रहे हैं कि फॉल्स एक्विजिशन लगाया। तो यहाँ पे जो वर्कर के लिए वर्ड आएगा वो पॉजिटिव वर्ड आएगा। और अगर उस पे ब्रोक डाउन मतलब रोने लगी, अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाई, तो कुड नॉट कंट्रोल हर सैडनेस या डिसअपॉइंटमेंट, यहाँ पर ऐसा वर्ड आ जाएगा, राइट। हमने कैसे डेसिफर किया, क्योंकि उसने लिखा था एंड ब्रोक डाउन, ठीक है, और उसने बोला फॉल्सली अक्यूज, तो फॉल्सली से आपने यहाँ पे पॉजिटिव वर्कर, तो देख रहे हैं हम क्या ओवरऑल गेम है, टू कनेक्ट द डॉट्स, टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द ओवरऑल इंफॉर्मेशन द सेंटेंस इज ट्राइंग टू कन्वे, राइट। सो इन दैट केस सिंसियर वर्कर है तो मैल एड्रॉइड तो नहीं हो सकता, राइट। ऑब्स्टिनेट होता है जिद्दी होना, तो वो भी नहीं होगा। कॉशियस या सिंसियर आप दोनों रख सकते हो टू बिगिन विद। अब वो क्या नहीं रोक पाई अपना डिस्पेयर, सैड, डिस्पेयर इज अ गुड चॉइस। हेटरेड तो नहीं अभी, पर आपको कहीं अगर ऐसा लगे कि क्योंकि वो सिंसियर थी तो उसको हेटरेड आ गई, तो कई बार हम डिसीजन नहीं ले पाते, तो हैंग ऑन एंड कम टू द थर्ड ब्लैंक। द एक्विजिशन, एक्विजिशन मतलब जो आरोप था, बिकेम अ ब्लॉट ऑन हर ग्लोरियस करियर, मतलब धब्बा लग गया
करियर एंड रेपुटेशन एंड शी कुड नॉट डू एनीथिंग टू डैश इट, यानी कि वो उसको रिजेक्ट करने के लिए कुछ नहीं कर पाई, प्रूव थोड़ी करेगी, राइट? तो प्रूव नहीं मैच होगा, तो अगर आप कहीं बी और डी में हट रहे थे, फंस रहे थे, तो प्रूव आप इस पॉइंट पे निकाल सकते हैं कि जो उसके करियर पे ब्लॉट है उसको प्रूव नहीं करेगी, उसको रिफ्यूट करेगी, उसको रिजेक्ट करेगी, पर वो कुछ कर नहीं पा रही थी। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी चॉइस बी। ठीक है, बाकी हमने 7, 8, 9, 10 सिंगल ब्लैंक मैंने आपको करके बता दिए, राइट? अब आपको क्या करना है, एक तो अप्रोच को हमेशा ध्यान में रखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? और वोकैबुलरी बिल्डिंग पे जरूर काम करना है। मैंने आपको 2 इजी डुएबल स्ट्रैटेजीज बता दी हैं, एक तो रूट वर्ड्स और दूसरा फ्लैश कार्ड्स। तो अगर आप दोनों एस्पेक्ट्स पे काम करेंगे तो आप बहुत बढ़िया परफॉर्म करेंगे। ठीक है जी, सो बस ध्यान रखिए, खूब मेहनत करिए, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, ऑल द बेस्ट।